प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने महिला और बाल अपराध की क्लासों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की क्लासें चल रही थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को उसी अधिनियम की 2 क्लासें करवा दी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वो दोनों क्लासें आप लोग देख सकते हैं। एक बार लाइव सेशन अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ मैं, 15-20 दिन बाद लाइव सेशन शुरू करेंगे 8:30 के शाम के 8:30 बजे के आसपास। तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न यानी महिला एएसआई और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हेतु जो भी उपयोगी प्रश्न महिला और बाल अपराध से बनेंगे वो सभी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रश्न उसके पश्चात नहीं बचेगा कि उसके बाहर से परीक्षा में कुछ पूछा जाए। एक बार मैं संपूर्ण कोर्स आप लोगों को उपलब्ध करवा देता हूँ यूट्यूब पर, जो कि निःशुल्क आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, इसमें यानी घरेलू हिंसा अधिनियम चल रहा था। कौन सा गुरुजी? घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है ये चल रहा था। और पीछे की कक्षा में धारा 16 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया। पुनः एक बार 16 की बात कर लेते हैं। धारा 16 जो है इसमें क्या उल्लेखित है? इसमें सुनवाई की प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, सुनवाई की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो किस धारा में उल्लेखित है? यानी प्रश्न सीधा सपाट परीक्षा में आएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुनवाई की प्रक्रिया जो है उसका वर्णन मिलता है तो धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 21 में और धारा 22 में। तो क्या कर क्या होगी परीक्षा में? धारा 16 में। देखो 16 में क्या आता है? सह से सुनवाई, 16 में सह सुनवाई की प्रक्रिया। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि घरेलू हिंसा में जो पीड़ित महिला है वो और जो प्रतिवादी है जिसके खिलाफ वाद लाया गया है, इन दोनों की सुनवाई की प्रक्रिया बंद कमरे में होगी। सुनवाई की प्रक्रिया बंद कमरे में होगी या एकांत में इसकी सुनवाई की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, ये बात पीछे की कक्षा में हो चुकी थी। अब मैं बात करता हूं धारा 17। धारा 17 इंपॉर्टेंट, अपने इस धारा को मान सकते हैं क्योंकि धारा 17 में जो जानकारी दी गई है उसके संदर्भ में एक बार दिल्ली पुलिस में शायद पूछा गया प्रश्न था, इससे मिलता जुलता। धारा 17 से साझी गृहस्थी में रहने का आदेश जो है वो यहाँ पर न्यायालय दे सकता है। तो इसमें है न्यायालय द्वारा साझी गृहस्थी में रहने का आदेश दिया जा सकता है। साझी गृहस्थी में रहने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात का क्या अर्थ निकलता है? देखो धारा 17 में ये उल्लेखित किया गया है कि न्यायालय जो है ये जो पीड़ित महिला है उसको और प्रतिवादी को यानी प्रतिपक्षी भी उसको बोल सकते हैं, जिसने महिला के साथ मारपीट की है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया है, इन दोनों पक्षों को साझी गृहस्थी में रहने का आदेश यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े का कोई ठोस कारण नहीं है तो साझी गृहस्थी में रहने का आदेश यहाँ पर दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता मेरे ख्याल में यहाँ पर है नहीं। उसके पश्चात बात करते हैं धारा 18 की। ये 2-4 धाराएँ हैं, इनको आप अच्छे से देखोगे मेरे कहने पर। 18 के बारे में पूछा जा सकता है। संरक्षण का आदेश जो है उसका उल्लेख किया गया है। धारा 18 में क्या है? संरक्षण का आदेश। संरक्षण का आदेश किसके संरक्षण का आदेश है इस पर भी अपनी बात करेंगे। अब इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यानी कि ये जो है सुनवाई की प्रक्रिया घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई की प्रक्रिया इसके अपराध को संज्ञान में लेगा या उस महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां पर यह मामला हुआ है वो इसको संज्ञान में लेगा। ये बात हो चुकी थी। उसके बाद न्यायालय इस घटना को संज्ञान में लेकर के जो पीड़ित महिला है, जो पीड़ित महिला है या इस अधिनियम के अनुसार उसे व्यथित महिला कहा गया है, पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला को प्रतिवादी से संरक्षण का आदेश दे सकता है। प्रतिवादी से संरक्षण का आदेश दे सकता है। थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर टफ आपको लग रही होगी, मैं थोड़ा आपको सरल भाषा में बताता हूँ। पीड़ित महिला, व्यथित महिला वो महिला है यहाँ पर जिसके साथ मारपीट की गई है। ठीक है, किसी महिला के साथ मारपीट की गई है। प्रतिवादी यहाँ पर कौन है? प्रतिवादी वो पुरुष है जो उसके साथ साझी गृहस्थी में रह रहा है, जिसने मारपीट की है। तो न्यायालय क्या करेगा? कोई महिला न्यायालय में याचिका दायर करती है तो वो जो प्रतिवादी होता है, जो प्रतिवादी पुरुष है जिसके खिलाफ वाद लाया गया है, तो वो वापस घर जाते ही क्या करता है? महिला के साथ पुनः मारपीट करता है। तो किसको पूछकर कोर्ट गई? तूने मुकदमा क्यों दायर किया? तूने एनजीओ को क्यों बताया? तूने संरक्षण अधिकारी को फोन करके अपने घरेलू हिंसा की जानकारी क्यों दी? अब इस प्रकार की सभी बातों को लेकर के पुनः मारपीट ना हो, इसलिए ये जो पीड़ित महिला इसको संरक्षण दिया जाएगा कि इसके साथ पुनः मारपीट न की जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान जो है वो संरक्षण अधिकारी भी रखेंगे या पुलिस बल के द्वारा भी इसका ध्यान रखा जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि संरक्षण का आदेश जो है उसका उल्लेख धारा 18 में है, ठीक है, याद हो जाएगा ना। 16 में से आता है सुनवाई की प्रक्रिया, 17 में देखो 17 में से आता है साझी गृहस्थी में रहने का आदेश। 18 का मतलब क्या होता है, देखो अपने शेखावाटी साइड में बोलते हैं कठेजार्य है कि आठे आ रहे, यानी कि 18 संरक्षण देंगे तो ये भी कह सकते हैं किसी महिला को कि वहाँ घर पे क्यों जाती है, 18 यानी कि 18, ठीक है, यानी कि आश्रय गृह की, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि जो अपने धारा 6 है उसमें आश्रय गृह की स्थापना की जाएगी, महिला को आश्रय गृह में भी रखा जा सकता है धारा 6 के अनुसार, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात जो है वो मेंशन की गई है, 18 में संरक्षण का आदेश जो है वो न्यायालय यहाँ पर दे सकता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, मैं साथ इसको मिटाता चलूँगा, ठीक है। अब उसके पश्चात कई धाराएं ऐसी हैं जिनको मैं बीच में छोड़ूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन धाराओं से संबंधित बनने वाले प्रश्न जो हैं तो वो अपने जो प्रश्नोत्तरी होगी उसमें अपने उनको हल कर लेंगे। धारा 19 ये कहती है कि निवास करने का आदेश, ठीक है, ये महिला के लिए है। निवास करने का आदेश, निवास करने का आदेश, ये निवास करने का आदेश वैसे नहीं है साझी गृहस्थी वाला आदेश। ये निवास करने का आदेश ये है कि जो पीड़ित महिला है उसको समझाइश की जाएगी, पीड़ित महिला को शांति व गरिमा से रहने का आदेश दिया जा सकता है, रहने का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय यह भी कह सकता है, जरूरी नहीं कि जो प्रतिवादी है उसके ही नुकसान हो। यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी होती हैं, अपने देखते हैं गांव में, जिनको लड़ोकड़ी महिलाएं बोलते हैं, वो हर बात पर कलेश करती हैं। पति की कोई गलती नहीं होती तो भी चै 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 पै 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 करती रहती हैं। उसके पश्चात पति तंग आकर क्या करे, 2-4 जाफड़ मार देता है। फिर ऐसी महिलाएं जो घर में उनके माँ बाप ने कभी उनको पीटा ही नहीं, कभी धमकाया ही नहीं, और ससुराल में पति थोड़ी सी बात भी उनको कह देता है तो वो उनका कभी सुना हुआ नहीं होता ऐसा, तो वो इस बात से चिढ़ जाती हैं। चिढ़ने के कारण धीरे धीरे जो छोटी मोटी बातें हैं वो घरेलू हिंसा में यहाँ पर बदल जाती हैं। तो न्यायालय कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि छोटी मोटी छटपट घटनाएं जो हैं वो घरों में होती रहती हैं। तो न्यायालय इस पूरे घटनाक्रम को समझ करके उस महिला को ये कह सकता है कि आपको शांति और गरिमा से घर में रहने का आदेश दिया जाता है, आप बिना काम किसी बात की बहस यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये धारा किसमें है, सॉरी बताना भूल गया मैं, धारा 19 की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके पश्चात बात करते हैं धारा 20, ठीक है। धारा 19 समझ में आ गई। धारा 17 पहले बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 जो है उसमें सुनवाई की प्रक्रिया है वो दी हुई है। धारा 17 में साझी गृहस्थी में रहने का आदेश जो है वो न्यायालय दे सकता है। धारा 18 में संरक्षण का आदेश भी दे सकता है कि पीड़ित महिला के साथ पुनः मारपीट न हो जाए तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो ये धारा 18 में उल्लेखित है। धारा 19 में निवास करने का आदेश जो है वो दे सकता है। धारा 20 जो है इसमें धन का अनुतोष करना दिया हुआ है कि दिए डोगर जी, धन का अनुतोष प्राप्त करना, धन का अनुतोष प्राप्त करना, ये उल्लेखित है कौन सी में, धारा 20 में, ठीक है। पहले इस बात को समझो, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ यहाँ पर पुनः पड़ सकती है कि धन का अनुतोष प्राप्त करना क्या होता है। यानी मैंने बताया था आपको, यहाँ मैं पुनः लिख रहा हूँ कि अपने पीछे की क्लास में पढ़ा कि धारा 7 जो है उसमें ये है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में, यानी जो महिला जो है उसके साथ मारपीट हुई उसकी चिकित्सा का कार्य भी कौन करेगा, जिसने मारपीट की है वही उसको ले जा करके उसका इलाज करवाएगा। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि महिला से मारपीट हो गई, फिर महिला को कहा गया कि जा डॉक्टर के दिखा के आ, फिर वो कहेगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे से नहीं चला जाता, मेरे तो साथ चलो, डॉक्टर के साथ साथ चलो। साथ का मतलब धारा 7 में चिकित्सा सुविधा जो है उसका वर्णन किया गया है, ये आपके याद होगी, पीछे की क्लास में आप देख लेना। यहाँ पर धन का अनुतोष है, यानी जिस महिला के साथ यहाँ पर मारपीट हुई है तो वो महिला ये नहीं कि अपने माँ बाप से फिर खर्चा लेकर के फिर बेचारी इलाज करवाएगी। अगर किसी साझी गृहस्थी में रह रहा कोई पुरुष है या वो अपनी माँ से मारपीट की है तो वो बच्चा, ठीक है, या किसी पति ने पत्नी के साथ मारपीट की है तो वो वहन करेगा, या किसी भाई ने बहन के साथ मारपीट की है तो वो भाई इस चीज़ को वहन करेगा। यानी कि जो खर्चा पीड़ित पक्ष पे लग रहा है, पीड़ित व्यथित महिला पे लग रहा है, ठीक है, उसका सारा खर्च जो है उसके इलाज का वो कौन उठाएगा, प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जिसके खिलाफ वाद लाया गया है, जिसने मारपीट की है, इसको प्रतिपक्षी भी अपने बोल सकते हैं। कुछ शब्दावलियाँ आप लोगों को ऐसे यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। प्रतिवादी है, प्रतिपक्षी है, समन है, ठीक है, याचिका है, डिक्री क्या होती है, कुछ शब्दावलियाँ लास्ट की जो कक्षाएं होंगी, अंतिम कक्षाएं, उसमें मैं काफ़ी शब्दावलियाँ जो कि उर्दू और फारसी भाषा से संबंधित पुलिस विभाग में काम में ली जाती हैं उनको वाक्य में प्रयोग करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, जैसे कि अपने अपने इस बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
धन का अंतोष प्राप्त करना, समझ गए, यानी कि उस महिला का खर्चा उठाना, ये है धारा 20 में। कहीं याद करा गुरुजी को नहीं हुआ है धारा 20 को मतलब T20 देखो ने T20 IPL मैच में बहुत खर्चो लगा लोगों का, लोग सट्टा लगाओ, बड़ा बड़ा लोग हो ना, करोड़ों का सट्टा लगता है, लाखों का सट्टा लगता है। आपने देखते हैं कि जो क्रिकेटर हैं वही कहते हैं कि वो कौन सा बनाते हैं, वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं, मेरा नाम याद नहीं है उसका, तो उसमें यानी कि T20 पैसों का काम, धन का अंतोष है, T20 भी धन का अंतोष है एक प्रकार से, यानी कि IPL भी धन का अंतोष हो रहा है। यहाँ पर भी धारा 20 में धन का अंतोष प्राप्त करना ये उल्लेखित है, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ये यहाँ से कट कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 20 के पश्चात आप लोगों को दिख तो रहा है ना यहाँ तक, तो देखो थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम कभी कभार हो सकती है। धारा 22 पे बात करेंगे, अपमान व प्रतिकार या मानहानि का दावा। धारा 22 अपमान प्रतिकार। अपमान प्रतिकार का मतलब होता है अपमानित करना, जिसको मानहानि बोलते हैं। मानहानि का दावा प्रस्तुत करना, मानहानि का दावा प्रस्तुत करना, तो ये किस में है? धारा 22 में है। ठीक है, यहाँ पर जो पीड़ित महिला है तो उसके साथ अगर मारपीट नहीं हुई है, मैंने आपको बताया कि कई प्रकार से यहाँ पर घरेलू हिंसा हो सकती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से क्या होगा? बार बार गाली देना, ठीक है, उसके माता पिता को गाली देना, यानी कि भावनात्मक रूप से टॉर्चर करना, बार बार शक करना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो महिला है वो न्यायालय में मानहानि का दावा भी प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, कि मेरी तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे बार बार सुनाया जाता है, बार बार ताने दिए जाते हैं, ठीक है, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है इन लोगों ने, तो ये मानहानि का दावा प्रस्तुत करें। अब क्यों याद करा गुरु जी? देखो कोई महिला है वो अपने पति का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने पति के खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर देती है, तो पति 22 मुँह करे, गाँव में कहते हैं कि मुँह करे 22, तो ठीक है, तो यहाँ पर धारा 22 में है, मानहानि या अपमान प्रतिकार का दावा जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देख समझ में आ गया होगा। याद रखना, धारा 19 में निवास करने का आदेश दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। पीड़ित महिला को शांति व गरिमा से रहने का आदेश जो है वो न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 20 में धन का अंतोष प्राप्त करना, यानी पीड़ित महिला जो है उसके इलाज का खर्चा जो प्रतिवादी है वो उठाएगा, उसके धन का जो चोट का खर्चा है वो सभी, तो ये धारा 20 में है। धारा 22 में अपमान प्रतिकार या मानहानि का दावा जो महिला पेश करेगी, तो ये उसका उल्लेख धारा 22 में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब आ जाओ, कई धाराएं 20 में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, अगर आपको सभी धाराएं प्रॉपर रूप से, मैंने किताब में भी मेंशन नहीं कर रखी हैं, क्योंकि 10 प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं और 20 नंबर के आसपास वो प्रश्न बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली है। फिर भी आपको चाहिए तो मेरे पास PDF हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं, मैंने इस बुक को ज़्यादा बड़ा किया नहीं था, तो वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो धारा 23 की बात करेंगे, मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जा सकती है। धारा 23 में इसमें उल्लेखित है कि मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्यवाही की प्रक्रिया, एक तरफा कार्यवाही की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख मिलता है किसमें? धारा 23 में। अब ये क्या बात हुई, इसको अगर अपन डिटेल में समझेंगे तो ये है कि किसी महिला ने याचिका लगाई या फिर परिवाद दायर किया किसी भी न्यायालय में, ठीक है, यानी कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास, या महानगर का न्यायिक प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास, या महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास परिवाद लगा है कि किसी महिला ने कहा है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है, दारू पी के मेरे साथ गाली गलौज करता है, मेरे घर वालों को गालियाँ निकालता है, बार बार मेरे पर शक करता है, सभी प्रकार से उस पर परिवाद लगा दिया। उसके पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्यवाही क्या होगी? मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, प्रतिवादी को बुलाएगा। अगर 2 दिन में वो प्रतिवादी उपस्थित न्यायालय में नहीं होता है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगा, न्यायालय के पास ये पावर होगा कि वो एक तरफा फैसला महिला के पक्ष में यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, यानी कि पहले तो संरक्षण अधिकारी जो है उसको कहा जाएगा, संरक्षण अधिकारी जो है उसको सूचित किया जाएगा कि जो को मैं लिख देता हूँ, सूचित करके प्रतिवादी को, यानी जिसके खिलाफ वाद लाया गया है, प्रतिवादी को उपस्थित होने हेतु कहा जाएगा, उपस्थित होने हेतु कहा जाएगा, उपस्थित होने हेतु कहा जाएगा।
उपस्थित होने हेतु कहा जाएगा। ठीक है। अगर प्रतिवादी नहीं आता है, प्रतिवादी 2 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय यहाँ पर एक तरफा फैसला सुना सकता है, एक तरफा फैसला सुना सकता है, एक तरफा फैसला सुना सकता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। देखो, अगर मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को बुलाया है, कई बार क्या प्रतिवादी ऐसे मामलों में पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो पति अपनी जो घरवाली है या उनकी वाइफ है उनके साथ मारपीट करते हैं तो वो नशा करने वाले ही होते हैं। लगभग वो नशा करने वाले हैं, वो न्यायालय से कोई मतलब नहीं रखते। उन्होंने मारपीट करती, उनके खिलाफ कोई परिवाद लगा, उनको कोई मतलब नहीं है। इतने में न्यायालय क्या करता है कि आज भी वो व्यक्ति नहीं आया, कल भी वो व्यक्ति नहीं आया, फिर एक तरफा फैसला देगा, यानी उस महिला के पक्ष में फैसला देगा कि हाँ जरूर इसके साथ मारपीट यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपके धारा 23 जो है ये समझ में आई होगी। आप लोगों ने देख लिया तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। धारा 23 के पश्चात मैंने आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीच बीच में कुछ धाराएं हैं, उनको अपने छोड़ेंगे, सीधा धारा 25 की बात करते हैं। धारा 25 जो है वो ये कहती है कि न्यायालय को अपना फैसला वापस लेने का अधिकार होगा। न्यायालय को अपना फैसला वापस लेने का अधिकार होगा, वापस लेने का अधिकार होगा, अपना फैसला वापस लेने का अधिकार होगा। कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ, पत्नी गुस्से में न्यायालय चली गई, पति के खिलाफ परिवाद लगा दिया, या अपनी कोई माँ है उसने बच्चे के खिलाफ परिवाद लगा दिया कि मेरा बच्चा नशा करने हेतु पैसे मांगता है, नहीं देने पर मेरे साथ मारपीट करता है। परिवाद एक बार महिलाएं लगा देती हैं, उसके पश्चात दोनों पक्षों में, प्रतिवादी और पीड़ित पक्ष दोनों में सुलह हो जाती है, राजीनामा हो जाता है कि कोई बात नहीं भाई माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों में राजीनामा होता है। तो न्यायालय जो फैसला लिया था, जो दंड का फैसला यहाँ पर प्रतिवादी के खिलाफ लिया गया था, उसको न्यायालय वापस ले सकता है और दोनों को साझी गृहस्थी में रहने का आदेश यहाँ पर दे सकता है। ऐसा किसमें उल्लेखित है? धारा 25 में है। यानी न्यायालय ने जो फैसला पहले सुनाया था, उस फैसले को न्यायालय यहाँ पर पति पत्नी के आपसी सुलह की वजह से उस फैसले को वापस भी ले सकता है। ऐसा न्यायालय के पास यहाँ पर पावर होगा। इसका उल्लेख धारा 25 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 27 की। साथ साथ लिख रहे हो तो लिख लो, समझना चाहो तो समझ लो। एक बार वो ये मैं क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें जो हैं ये आप लोगों को निःशुल्क करवा रहा हूँ, उसके पश्चात भी निःशुल्क रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात क्लासें, लाइव क्लासें जो हैं वो आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली हैं। अधिकारिता का उल्लेख जो है वो धारा 27 में दिया गया है। अधिकारिता का उल्लेख, यो क्या हुआ गुरु जी? अधिकारिता का उल्लेख, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि किसी महिला के अधिकारों की बात की जा रही होगी, अधिकारिता का उल्लेख। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारिता शब्द है ये न्यायालय के लिए प्रयुक्त किया गया है। मैं थोड़ा सा लंबा यहाँ पर लिखूंगा इस चीज़ को। न्यायालय द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सीमाओं के भीतर, उसके सीमाओं के भीतर यदि किसी महिला के साथ, यदि किसी महिला के साथ, यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा शायद, एक बार वैसे समझ लो। धारा 27 ये कहती है कि जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायरा है या फिर जो महानगर है उसका जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी सीमाओं के भीतर अगर कोई ऐसी घरेलू हिंसा संबंधित कोई घटना हुई है तो जो घरेलू हिंसा जिसके साथ घटी है तो वो व्यथित महिला उससे संबंधित एरिया में या उससे संबंधित
क्षेत्र में वाद ला सकती है, क्षेत्र में वाद ला सकती है। कहने का मतलब सीधी सपाट बात यही है कि जहाँ पर वो महिला निवास कर रही है वो जिस भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है या महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो महिला का जो सीमाओं के दायरा है उसके अंतर्गत वो आता है, तो उसी क्षेत्र में वो महिला जो है वो यहाँ पर वाद लगा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जयपुर सिटी है, ठीक है, प्रॉपर जयपुर सिटी है, तो जयपुर सिटी में कोई महिला के साथ घटना घटी है तो वो उसका वाद जो है वो ऐसे नहीं कि जोधपुर जाके लगाएगी, उस सिटी का जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो या फिर महानगर का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनके वहाँ पर वो वाद दायर कर सकती है, याचिका लगा सकती है। सीधी भाषा में बात करें तो जहाँ पर महिला निवास करती है उस क्षेत्र में महिला जो है ये अपना वाद प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, ये लंबी चौड़ी मैंने थोड़ी सी गाथा इसलिए लिखी है ताकि आपको थोड़ी सी ये न्यायालय की भाषा समझ में आ जाए। तो आपके समझ में आई होगी। धारा 25 न्यायालय को अपना फैसला वापस लेने का अधिकार होगा। धारा 27 में अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अधिकारिता के संबंध में मैंने आपको यहाँ पर सारी बातें बता दी हैं, लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, उसके पश्चात धारा 27 के बाद में कुछ धाराओं को बीच में छोड़ेंगे और सीधा ही चलेंगे फिर धारा 29 में अपीली प्रक्रिया पर। धारा 29 में अपीली प्रक्रिया दी हुई है। अपीली प्रक्रिया का मतलब जो न्यायालय में जो अपील की जाती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। न्यायालय में जो अपील की जाती है उसकी बात हो रही है। न्यायालय के आदेश को कोई व्यक्ति अगर चैलेंज करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या फिर यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा क्योंकि इसमें महिला ही मानेंगे, यदि पीड़ित महिला या प्रतिवादी, मैं बात को समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी, प्रतिवादी न्यायालय के फैसले को चैलेंज करते हैं, न्यायालय के फैसले को चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश लिख रहा हूं, चैलेंज करते हैं, तो इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में जा सकती है, सेशन कोर्ट में या उससे ऊपर के न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं, ऊपर के न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं। अरे वाह गुरु जी, क्या बात लिखी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। अब इस बात को समझो, ये तो जो कोर्ट की भाषा बोलती है वो है या पुलिस की भाषा, इसको आप कह सकते हो। अब अपन बात करेंगे सीधी बात, धारा 29 जो है इसमें अपीली प्रक्रिया की बात कही गई है। ठीक है, यदि कोई पीड़ित महिला है जिसके साथ मारपीट हुई है, ठीक, वो किसी न्यायालय में प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास परिवाद लगाती है और वो न्यायालय कहता है कि ये महिला झूठा ही परिवाद लेकर के यहाँ पर आ गई, ये तो रोज़ाना आ जाती है, न इसके साथ कोई मारपीट होती है, ये अपने पति को ज़बरदस्ती फंसाना चाहती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। ये फिर वो महिला ये कहेगी कि मेरी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो महिला उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऊपर का जो सेशन कोर्ट है उसमें याचिका लगा सकती है। ठीक है, यानी सेशन कोर्ट जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसने कोई फैसला सुनाया, उससे वो महिला संतुष्ट नहीं हुई तो वो कहेगी मैं नहीं मानती आपकी बात को, मैं तो ऊपर के कोर्ट में जाऊंगी, तो ऊपर के कोर्ट में वो याचिका लगा सकती है। ऐसा ही पुरुष भी कर सकता है। प्रतिवादी जो है, प्रतिवादी ये यहाँ कोई महिला है, कोई पत्नी है, वो पति पर लगाती है, पति कहता है कि रोज़ाना खुद समय झगड़ा करती है, खुद लड़ने की इच्छा जाहिर करती है, ये खुद मेरे साथ लड़ना चाहती है, ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, ये बार बार डाइवोर्स की मांग करती है, तलाक की मांग करती है, मैं तो इससे परेशान हो गया। फिर न्यायालय महिला के पक्ष में फैसला सुनाता है, पुरुष वो फैसला देखता है, तो पुरुष कहता है मैं आपके फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ सर जी, मैं इसी फैसले को लेकर के, यानी प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है उस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं सेशन कोर्ट में जाऊँगा। ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट में याचिका लगा सकता है, यानी कि जहाँ पर फैसला सुनाया है उसको वो चैलेंज करके ऊपर के न्यायालय में भी जा सकता है। आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक बात है, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, धारा 29 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब अपने बात करते हैं सीधा सपाट बात करेंगे। कई धाराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। धारा 29 के पश्चात धारा 30 की बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करेगा तो क्या दंड यहाँ पर हो सकता है। धारा 30, इसको थोड़ा सा मोस्ट लगा लेना, अच्छी धारा है। मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होगा। मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर
मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होगा, दंड का प्रावधान होगा। यानी कि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, ठीक है, यानी कि कोई पेशी वगैरह पर बुलाया है, वहाँ पर नहीं आता है, जो फैसला सुनाया उसको कहा कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से घर पे निवास करना है, फिर भी वो कहने का मतलब ये है कि जो बातें न्यायालय ने कही उन बातों पर वो कोई गौर नहीं कर रहा है, न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिवादी है जो उल्लंघन कर रहा है उस व्यक्ति पर 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास उस व्यक्ति को हो सकता है, प्लस 20,000 रुपये जुर्माना। कितना गुरुजी? 20,000 रुपये जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। तो ये धारा 30 को आप थोड़ा सा याद रखना, 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब बात करेंगे धारा 32 की। समझ में तो आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छा लगे, जितने भी बच्चे देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो ताकि मेरे को पता चले कि बच्चों ने लाइक किया है, पसंद आया होगा वीडियो। नहीं पसंद आता तो वो डिसलाइक वाला है वो दबा दिया करो, कोई बात नहीं, यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, दोनों ऑप्शन दिए हैं, कोई बात नहीं, आप जैसा, क्योंकि आप पे डिपेंड है भाई। प्रत्येक टीचर अपने हिसाब से तो अच्छा ही पढ़ाता है, कोई टीचर, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मैं घटिया पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं भी ये कहूँगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। सब टीचर और बेहतर से बेहतर टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो उनसे भी आप कोई बात यहाँ नहीं समझ में आए तो वहाँ पर भी इस चीज़ को आप देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर क्लासें देखते हैं, तो कमेंट करके बताया करो कि सर ये कमी रह गई, आपकी क्लासें बहुत अच्छी हैं, तो थोड़ा सा क्या मनोबल बढ़ता है, माहौल बन जाता है, थोड़ा सा पढ़ाने की इच्छा होती है। अब गर्मी में देखो खड़े होके 1 घंटे से ऊपर की क्लास करवाते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ड तो हो ही जाता है। धारा 30 करवा दी थी, धारा 32 में, हाँ धारा 32 की बात करेंगे, साक्ष्य सबूत की अवधारणा। धारा 32 ये कहती है कि साक्ष्य सबूत की अवधारणा, आप सिर्फ इतना रखना, मैं आपको समझा दूंगा। साक्ष्य सबूत की अवधारणा, ये जो घरेलू हिंसा का मामला बनता है, इसमें देखो, इसमें महिला के जो मौखिक बयान है या जो पीड़ित महिला है, महिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी, साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अन्य जो केस मुकदमे होते हैं उनमें अपने को सबूत, पुलिस को सबूत जुटाने पड़ते हैं, साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं। यहाँ पर किसी महिला ने मौखिक रूप से जाकर के परिवाद लगा दिया और ये कह दिया कि मेरे साथ मारपीट करता है मेरा पति, मेरे को रोज़ाना टॉर्चर करता है, मेरा फ़ोन चेक करता है, मैं बाहर जाती हूँ मेरे पीछे जाता है, ठीक है, या फिर बाल पकड़ के खींचता, मारपीट हो गई, भावनात्मक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से तंग करता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ये नहीं मांग सकता कि सबूत पेश करो, महिला के बयान जो हैं वही यहाँ पर मान्य होंगे, तो ठीक है, याद रखना धारा 32 में है। यूँ बत्ती और क्या होगा, महिला के बयान नहीं चलेंगे, इससे बत्ती और क्या होगा, अपने कहते हैं इससे ज़्यादा क्या होगा, तो बागड़ी बोलते हैं, यूँ बत्ती और क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 37 की। कौन सी गुरुजी? धारा 37। धारा 37 अच्छी है, अंतिम है लेकिन अच्छी है। धारा 37 यहाँ पर कहती है कि कानून में जो संशोधन किया जाएगा इस अधिनियम में, तो वो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो कर सकेगी। यानी इस अधिनियम की धाराओं में, किताब में मैंने इतना ही मेंशन कर रखा है कि कानून में संशोधन, धाराओं में या कानून में संशोधन केंद्र सरकार कर सकेगी। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार कर सकेगी, केंद्र सरकार कर सकेगी। इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अधिनियम हैं ये मुख्यतः केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर के अपने संसद में पारित होकर के ये अधिनियम आते हैं। फिर भी केंद्र सरकार एक ऑप्शन यहाँ पर राज्य सरकार को देती है कि आप अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए या जनसंख्या को देखते हुए या अपराध की जो प्रकृति है उसको देखते हुए राज्य सरकार कोई संशोधन करना चाहे तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति उनको लेनी पड़ेगी। और जो भी संशोधन करती है तो जल्द से जल्द राज्य सरकार विधानसभा में उस चीज़ को पारित करवा करके लागू करवाने की कोशिश करेगी। तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर पूरा करवा दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था,
कब पारित हुआ? 13 सितंबर 2005 को। गजट में प्रकाशन 14 सितंबर 2005 को, और संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो जाता है। सारी बातें हो गई, कुल 37 धाराओं का उल्लेख है। ठीक, अब ज़्यादा मैं बातें करूँगा तो वीडियो पहले ही लंबा हो रखा है और लंबा हो जाएगा। अपने दोस्तों